हाय फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट राष्ट्रीय सुरक्षा कानून रासुका के बारे में। और बात करेंगे ट्रांजिट रिमांड की ये क्या होता है। ये इंपॉर्टेंट होगा हमारे यूपीएससी प्रोस्पेक्ट से प्लस आरपीएससी और जो भी स्टेट पीसीएस सर्विसेज है उनके लिए। ठीक है, उससे मेंस में भी क्वेश्चन बन सकता है, प्री में भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। अभी रिसेंटली एक न्यूज़ है कि जो माइग्रेंट वर्कर्स थे जिनको तमिलनाडु में जो माइग्रेंट वर्कर काम करते थे नॉर्थ इंडिया के, बिहार या बिहार साइड के, तो उनको जो है पीटा गया, ऐसी एक न्यूज़ थी। तो उस न्यूज़ को जो है वो मॉडरेट करके जो फैलाया गया था मनीष कश्यप के द्वारा, ऐसा बताया गया है कि उन्होंने उसको मॉडरेट करा था, वीडियो को खुद ने ही शूट करा था और खुद ने ही वो जो लोग थे जो उस वीडियो में दिख रहे थे वो इस तरीके से फैलाया था। तो उनको बुक करा गया है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंदर। ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अभी ये न्यूज़ में काफ़ी चल रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, तो ये एक न्यूज़ थी इंडियन एक्सप्रेस की कि माइग्रेंट्स फेक वीडियोज़ केस जो बताया गया है, इसमें बिहार यूट्यूबर मनीष कश्यप जो कि एक बड़े फेमस यूट्यूबर हैं बिहार के, अंडर एनएसए इन तमिलनाडु। तमिलनाडु में जो गवर्नमेंट है वहाँ पर उनको एनएसए के अंदर बुक करा गया है और वो अभी वहीं पर है फिलहाल, जेल के अंदर, कस्टडी के अंदर। ठीक है, तो आई होप आप सभी को पता ही होगा कि अभी रिसेंटली ये न्यूज़ में है। क्यों है वो? इस वजह से कि माइग्रेंट, ऐसा नहीं था कि फर्स्ट टाइम है, इससे पहले भी जो है महाराष्ट्र में भी ऐसा हो चुका है, पर उस टाइम पर शायद किसी को इस कानून के अंदर बंद नहीं करा गया था। और इससे पहले भी जो है, अगर आप नॉर्थ ईस्ट में जाओगे वहाँ पे भी ऐसी कुछ घटनाएं सामने आ चुकी हैं, तो वहाँ पर भी ऐसे कोई कानून में बुक नहीं गया था। पर अभी रिसेंटली ये ट्रेंड अगर आप देखोगे लास्ट 5 to 10 ईयर्स का, तो अब जो है इस कानून का बहुत ज़्यादा दुरुपयोग होने लग रहा है अभी। तो बेसिकली हम जानेंगे कानून कब से शुरू हुआ, इस कानून में क्या क्या प्रावधान है, किन व्यक्तियों को हिरासत में लिया जा सकता है और उन व्यक्तियों को क्या क्या जो है अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, प्लस जानेंगे ट्रांजिट रिमांड क्या होती है, क्योंकि ट्रांजिट रिमांड पर ही जो है मनीष कश्यप को भेजा गया है तमिलनाडु। ठीक है, तो पहले जानेंगे आप नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के बारे में। तो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में अगर हम इसकी पृष्ठभूमि की बात करें, क्योंकि हम हिस्ट्री से बात कर रहे हैं, तो अगर देखते हैं भारत में निवारक निरोध कानून शुरुआत अगर अपन बात करें तो औपनिवेशिक युग से शुरुआत हुई थी 1818 में, जब बंगाल रेगुलेशन एक्ट आया था तीसरा। इस कानून के माध्यम से सरकार किसी भी व्यक्ति को न्यायिक प्रक्रियाओं से गुजरे बिना सीधे गिरफ्तार कर सकती है। मतलब कोई प्रक्रिया नहीं होगी, आप सीधे अरेस्ट हो सकते हो, वही अभी होता है इस केस में। दूसरा बात करें तो रॉलेट एक्ट आया था 1919 में। इसके तहत बिना किसी परीक्षण के, ट्रायल के बिना संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार करने की अनुमति दी गई 1919 में। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें स्वतंत्रता के बाद 1950 में निवारक निरोध अधिनियम के द्वारा पीडीए बनाया गया 1950 में। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, आप देख लेना। ठीक है, मैं बता देता हूँ। स्वतंत्रता के बाद 1950 में निवारक निरोध कानून पीडीए आया 1950 में, जो 31 दिसंबर 1969 तक रहा। ठीक है, इसके बाद 1971 में आंतरिक सुरक्षा अधिनियम मीसा आया, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट लाया गया, जो 1977 में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने उसको हटा दिया। बाद में जो है कांग्रेस फिर इंदिरा गांधी सरकार 1980 में एनएसए लेके आई, क्योंकि ये हटा दिया गया था, फिर मीसा हटा दिया गया था, तो फिर जो है कांग्रेस 1980 में फिर वापस इस कानून को लेकर आई। तो ये तो रहा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो अब जानेंगे राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के बारे में। तो ये पीडीएफ है, इसमें 17 धाराएँ कुल उल्लिखित है। ठीक है, अगर आप देखेंगे इसमें 17 धाराएँ हैं। तो पहली धारा में जो है वो परिभाषा को उल्लेख किया गया। पहली धारा में संक्षिप्त नाम और विस्तार है, दूसरी धारा में जो है परिभाषाएं हैं, तीसरी जो धारा है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए एग्जाम के लिए। तो धारा 3 के अंदर जो है, एक मिनट, धारा 3 के अंदर उन व्यक्तियों को जिनके लिए कानून पास किया गया किस कंडीशन पर जारी किया जा सकता है, वो कंडीशन धारा 3 के अंदर उल्लेखित की गई हैं। और उस आदेश को किस कंडीशन में रिजेक्ट किया जा सकता है, सरकार छोड़ सकती है किन कंडीशन पर, वो धारा 4 के अंदर उल्लेखित है। ठीक है, अभी क्वेश्चन बन सकता है कि इस कानून को जो है, क्या ये कानून संवैधानिक रूप से खड़ा उतरा? तो ऐसा नहीं था कि पहले इसके लिए विरोध हुआ फिर ये सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने जो केस था वो केस है, ये मेंशन है, ए के रॉय बनाम भारत संघ AIR 1982 सुप्रीम कोर्ट 710। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह अधिनियम एक संवैधानिक है, क्योंकि ये भारत के अनुच्छेद 14, 19, 21, 22 का उल्लंघन नहीं करता। तो इसलिए जो है ऐसा नहीं है संवैधानिक, संविधान में उल्लेखित ये कानून है, ये संवैधानिक रूप से सही कानून है, इसका कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो ये जो है सुप्रीम कोर्ट ने इस पर मोहर लगा दी कि भाई कानून सही है ये। तो किस केस के थ्रू पता चला? ये केस था ए के रॉय। ये आप मेंस में लिख के आओगे तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन हो जाएगी, ए के रॉय बनाम भारत संघ 1982 सुप्रीम कोर्ट 710। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी धारा 3 की, जिसमें बताया गया कि कौन कानून बना सकता है और क्या किन किन आधार पर बना सकता है। तो देखो, केंद्र सरकार या राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती हैं। किसके खिलाफ बना सकती हैं? यदि किसी व्यक्ति के संबंध में संतुष्ट है कि भारत की प्रतिरक्षा, मतलब सुरक्षा, किसी हानिकारक कार्य को रोकने, कोई अगर ऐसा कार्य होने वाला है जो हानिकारक हो भारत की सुरक्षा की दृष्टि से,
तो वैदेशिक शक्तियों से भारत के संबंध में था, या भारत की किसी विदेशी शक्ति से संपर्क में जिससे भारत की सुरक्षा को खतरा पैदा हो सकता है, उसके खिलाफ ला सकती है। दूसरी धारा में कहा गया है, ये उपधारा में कहा गया है, यदि किसी भी विदेशी के बारे में विश्वास से संतुष्ट है कि वे अपनी लगातार उपस्थिति भारत में विनियमित करने की दृष्टि से भारत या स्वयं को भगाने की व्यवस्था करने में दृष्टि से प्रयत्न कर रहा है, इसलिए यह आवश्यक समझा जाए कि ऐसे व्यक्ति को निरुद्ध करने के लिए आदेश बनाने हेतु निर्देशित करें। ठीक है। दूसरा जो इसमें लाइन है, केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार किसी व्यक्ति के संबंध में संतुष्ट है कि उसने ऐसे किसी हानिकारक कार्य करने को, उसे रोकने की दृष्टि से जो लोक व्यवस्था बनाए रखने में बाधक हो या समाज के लिए आवश्यक सेवा पूर्ति व्यवस्था बनाए रखने के लिए हानिकारक कार्य कर रहा हो, व्यक्ति के निरुद्ध हेतु निर्देशित करेगा। तो आप सिंपल से भाषा में ये समझो कि कोई भी व्यक्ति जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो रहा है और अगर वो जो है भारत की जो व्यवस्था है, लोक व्यवस्था, उसको ख़राब कर सकता है, ऐसा लगता है राज्य सरकार या केंद्र सरकार को, तो उसके खिलाफ ये धारा ला सकती है। 1900 तो इसको कहा जाता है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून से धारा की धारा 3। ठीक है। स्पष्टीकरण 1 में परिभाषित तदनुसार इस अधिनियम के अधीन किसी भी आधार पर कोई भी निरोध आदेश नहीं बनाया जा सकेगा, जबकि ऐसा निरोध आदेश उस अधिनियम के अंतर्गत बनाया जा सकता है। ठीक है। तो आप सिंपल से ये मान के चलो कि भाई कोई भी व्यक्ति जो भारत की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न कर रहा है उसके खिलाफ ला सकती है। पर अगर आप जनरल ट्रेंड देखोगे अभी, तो कोई भी गवर्नमेंट जो है पत्रकार के खिलाफ भी ला रही है। यूपी गवर्नमेंट ने जो है बहुत सारे योगी गवर्नमेंट के अंदर बहुत सारे जो ऐसे केसेस हुए हैं जहाँ पर उन्होंने जर्नलिस्ट के ऊपर एनएसए बुक करा। अगर आपको याद हो, तबलीगी जमात के ऊपर जो है एक केस हुआ था, वहाँ पर भी उन लोगों को जो है एनएसए के अंदर बुक कर दिया। अब एनएसए के अंदर ऐसा क्या होता है कि पहले मैंने आपको बताया था कि इसमें जो है बिना किसी ट्रायल के व्यक्ति को अरेस्ट किया जा सकता है। अब इसमें देखें कितने दिन के लिए अरेस्ट किया जा सकता है और गवर्नमेंट उसे कितने दिन के लिए बढ़ा सकती है। ठीक है। एक और डील है, सपोज कि उसके खिलाफ जो है कानून बना, किसी व्यक्ति पे एनएसए लगा दिया, तो किस धारा, तो सीआरपीसी की धारा, सीआरपीसी 1973 के जो है उसके अधीन जो है इसके निष्पादन के लिए प्रदत्त तरीके से भारत के किसी भी स्थान पर निर्देश के निष्पादन का मतलब वो अपील कर सकता है कि, पर वो किसके थ्रू सॉल्व होगी, सीआरपीसी 1973 के थ्रू। ठीक है। और इस कानून में क्या होता है इसका भी और इसमें इस वाले आप देखें, इस वाले पैराग्राफ को, आदेश द्वारा प्रभावित होने वाले व्यक्ति को निरोध आदेश के आधार पर प्रकट किया जाना। एक व्यक्ति के जिसके खिलाफ आदेश जो है पास किया गया है, तो आदेश जो बनाने वाला अधिकारी होता है वो यथाशीघ्र साधारण निरोध के जिस दिन से वो पास करा गया उस दिनांक से 5 दिन बाद नहीं, 5 दिन बाद नहीं, और असाधारण स्थितियों में, ठीक है, 15 दिन बाद नहीं, वो उसके बताएगा आधार की किन आधार पर उसके खिलाफ ये जो है पास करा गया एनएसए। यदि इसकी दूसरी उपधारा में कहा गया है कि तथ्यों को बताना सार्वजनिक हित के विरुद्ध समझा जाता है तो प्रकट नहीं करेगा। अगर लगता है कि इससे भी खतरा पैदा हो सकता है, जरूरी नहीं है कि उसको बताना कि भाई तुम्हें किस आधार पर गिरफ्तार किया गया है। ये टिप्पणी, ये वाला केस जो था ये आप देख लीजिए, धनंजय दास बनाम जिला मजिस्ट्रेट 1982, सुप्रीम कोर्ट 315। ठीक है। अब क्या होता है कि फिर जो स्टेट गवर्नमेंट होती है या सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो एक बोर्ड का गठन करती है। उस बोर्ड के गठन में कौन कौन होता है, जो उसकी व्यक्ति की अपील सुनेगा। ठीक है। तो एक बोर्ड का गठन करेगी और वो ही जो बोर्ड होता है वो उसका पक्ष रखता है कोर्ट के अंदर। तो उस बोर्ड का गठन केंद्र सरकार कर सकती है, राज्य सरकार कर सकती है। उस बोर्ड के अंदर कौन कौन होता है ये देख लेते हैं। तो सलाहकार बोर्ड का गठन होगा। केंद्र सरकार और प्रत्येक राज्य सरकार जब आवश्यक समझे इस अधिनियम के लिए एक या अधिक सलाहकार बोर्ड का गठन कर सकेगी। ऐसे प्रत्येक बोर्ड 3 व्यक्तियों से मिलकर बनेंगे जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के योग्य हों या रह चुके हों। ऐसे व्यक्ति समूह सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। ठीक है। समुचित सरकार सलाहकार बोर्ड के सदस्यों में से एक जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो या वो रह चुका हो उसके अध्यक्ष की नियुक्ति करेगी। और केंद्रीय क्षेत्र की दिशा में किसी व्यक्ति को सलाहकार मंडल में नियुक्ति राज्य के उच्च न्यायालय का न्यायाधीश से संबंधित राज्य सरकार पूर्व स्वीकृति से होगी। तो बस ये है कि बोर्ड में से एक को अध्यक्ष चुना जाएगा, केंद्र सरकार अपना कर सकती है, राज्य सरकार अपना जो है उसमें एक अध्यक्ष चुन सकती है। ठीक है। फिर ये बोर्ड जो होता है कोर्ट में अपील, उसकी वो बात को जो है कोर्ट के अंदर रखता है कि उसने, ठीक है। अब देख लेते हैं जिस व्यक्ति के ऊपर एनएसए लगाया गया है वो कितने दिनों तक रह सकता है कस्टडी के अंदर। तो यहाँ पर आप देखेंगे निरोध की अधिकतम अवधि, कोई निरोधादेश जिसकी धारा 12 के अधीन पुष्टि की गई है उसके अनुसार कोई व्यक्ति जो निरुद्ध हुआ है, मतलब जिसके ऊपर चार्जेस लगे, अधिकतम निरोध के दिनांक से 12 माह रहेगा, मतलब 12 मतलब 1 वर्ष तक वो है जेल में रह सकता है व्यक्ति। ठीक है। पर अगर इसमें ये भी है कि अगर जो है सरकार सोचे कि नहीं उस समय सीमा को भी बढ़ा सकती है राज्य सरकार। ठीक है। तो ऐसा भी इसमें प्रावधान किया गया है कि सरकार जो है उसकी समय सीमा को बढ़ा सकती है अगर वो चाहे तो। ठीक है। पर इसमें जो प्रथम बार में अगर बात करें तो 12 माह का इसमें उल्लेख किया गया है। तो आप समझ गए होंगे कि भाई एनएसए अगर सिंपल शब्दों में बात करूँ तो कोई भी व्यक्ति जो भारत की लोक व्यवस्था खराब करने के, राज्य सरकार को ऐसा लगता है कि अगर उससे लोक व्यवस्था खराब हो सकती है तो उसको एनएसए के अंडर बुक कर सकता है। अधिकतम अवधि जो होगी इसकी 12 माह होगी। ठीक है। ट्रायल के लिए जो है एक सलाहकार बोर्ड का गठन होगा जिसमें उन व्यक्ति को चुना जाएगा जो उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहने योग्य हों या रह चुके हों।
और उसमें से एक अध्यक्ष की नियुक्ति होगी, राज्य सरकार कर सकती है इस बोर्ड का गठन या सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है। वो उस व्यक्ति का पक्ष रखेंगे कोर्ट के अंदर, फिर कोर्ट जो डिसाइड करेगा कि इस व्यक्ति को रहना है या नहीं रहना, वो कोर्ट देगा। देखो ये तो हो गया नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, मैंने आपको इसका इतिहास बता दिया, इसका वर्तमान करंट सिनेरियो बता दिया, ठीक है। अब बात कर सकते हैं इसमें विवाद क्या है। देखो सुप्रीम कोर्ट ने तो बता दिया, कुछ मैंने आपको केस बता दिया था कि भाई ये संवैधानिक रूप से ठीक है, पर अगर इसके साथ विवाद की बात करें, अगर आपको मेंस राइटिंग में लिखना हो तो देखो मूल अधिकारों से टकराव। सामान्य जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे कुछ मूल अधिकारों की गारंटी दी जाती है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को उल्लेख किया गया है, इनमें गिरफ्तारी कारण को जानने का अधिकार भी शामिल होता है। संविधान के अनुच्छेद 22(1) में कहा गया है कि गिरफ्तार व्यक्ति को परामर्श देने का अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता, तो इसका उल्लेख हो सकता है मेंस की राइटिंग में। दूसरी बात करें सीआरपीसी जो अपनी प्रक्रिया होती है कि धारा 50 के अनुसार गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार तथा जमानत के अधिकार के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। तो मैंने आपको बताया था कि जो व्यक्ति जिस पे एनएसए लगाया जाता है तो ज़रूरी नहीं है उसे सूचना दी जाए कि आपको किस आधार पर गिरफ्तार किया गया है, ठीक है। लेकिन सीआरपीसी की धारा 50 में कहा गया है कि अगर आप किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते हैं तो उस व्यक्ति को उसके बारे में सूचना देना आवश्यक है, ठीक है। सीआरपीसी की धारा 56 और 76 के अनुसार गिरफ्तार के 24 घंटे के भीतर व्यक्ति को अदालत में पेश किया जाना चाहिए, और अदालत में वहाँ पे पेश नहीं किया जाता, लेकिन यहाँ पे धारा 56 और 76 के अनुसार जो है उसे अदालत में पेश किया जाना चाहिए, ठीक है। वहाँ पर तो बिना ट्रायल के ही उसको रखा जाता है, ठीक है। इनमें से कोई भी अधिकार एनएसए के तहत हिरासत में लिए गए व्यक्ति को उपलब्ध नहीं होते, ये सारे अधिकार उसको उपलब्ध नहीं होते हैं, ठीक है। ये तो हो गया नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। अब बात करेंगे ट्रांजिट रिमांड की। तो देखो ट्रांजिट रिमांड को मैं सिंपल शब्दों में अगर समझा दूँ तो ट्रांजिट रिमांड बेसिकली होता ये है, तो आज के सिनेरियो के हिसाब से देखते हैं कि जैसे लेट्स सपोज कि जैसे श्रीनगर की जगह हम मान लेते हैं बिहार में जो है किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और उस व्यक्ति पर चेन्नई के किसी स्थान पर मामला दर्ज किया गया, क्योंकि अभी तमिलनाडु में था, तो जैसे मान लो चेन्नई में दर्ज किया गया है, उसको गिरफ्तार किया गया बिहार से। इस परिस्थिति की अवधारणा ट्रांजिट रिमांड की अवधारणा पर काम होता है। पुलिस जब ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करती है, जैसे उसको बिहार से गिरफ्तार करा गया मनीष कश्यप को, तब उसे गिरफ्तार करने के 24 घंटे के भीतर ही जिस जगह से गिरफ्तार किया गया उसी जगह से संबंधित मजिस्ट्रेट के न्यायालय में पेश कर देती है। मतलब जहाँ का वो मजिस्ट्रेट है वहाँ पे पेश कर देगी। जब व्यक्ति को उस न्यायालय में पेश किया जाता है तो न्यायालय का मजिस्ट्रेट पेश किए गए व्यक्ति के संदर्भ में पुलिस से जानकारी लेकर पेश किए गए व्यक्ति को ट्रांजिट रिमांड पर पुलिस हिरासत में सौंप देता है। मतलब जो मजिस्ट्रेट होगा ना वो ट्रांजिट रिमांड पर उसको व्यक्ति पुलिस को सौंप देता है, ठीक है। तो इसको कहा जाता है ट्रांजिट रिमांड। जब वो दूसरी स्टेट से पुलिस लेने जा रही है और उसी स्टेट में जहाँ पर व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है वहीं पर जो है मजिस्ट्रेट या आदेश उसको जो है पुलिस को सौंप देता है दूसरी स्टेट की पुलिस को, ठीक है। मजिस्ट्रेट द्वारा यह प्रश्न किया जाता है कि उसके द्वारा कितने समय अवधि में ये व्यक्ति को संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा। मतलब वहाँ पर जहाँ पर उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया ना, जहाँ से लेने आई पुलिस चेन्नई से लेने आई, तो वहाँ पर कितने समय में उसको जो है मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया जाएगा। पुलिस द्वारा का बताया कि अवधि में ट्रांजिट रिमांड देने वाला मजिस्ट्रेट पेश किए गए व्यक्ति के संदर्भ में ट्रांजिट रिमांड जारी कर देता है। मतलब उन्होंने अवधि बता दी कि कितने दिन में हम पेश कर देंगे, तो मजिस्ट्रेट जो है वो पेश किए गए व्यक्ति के संदर्भ में ट्रांजिट रिमांड जारी कर देता है, भाई आपको इतने दिन में जो है वहाँ पर पेश कर दिया जाएगा उस वाले मजिस्ट्रेट के जहाँ पर यह हुआ है। तो पुलिस उस ट्रांजिट रिमांड को लेकर गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को संबंधित मजिस्ट्रेट के न्यायालय में उपस्थित होती है। अब यहाँ पर इस केस में क्या हुआ कि वो उस व्यक्ति को ले आए और इनको यहाँ पर मदुरई की केस कोर्ट में पेशी करा, तो संबंधित मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति के पुलिस रिमांड के संबंध में अपना आदेश देता है, फिर ये अपना आदेश पास कर देता है उसको। तो यहाँ पर शायद 15 दिन की कस्टडी में उसको बुक करा था, लेकिन फिर उसके बाद उन पर एनएसए लगा दिया गया, ठीक है। संबंधित मजिस्ट्रेट इस बात का निर्धारण करता है कि उसे कितनी समय अवधि के लिए पुलिस रिमांड दिया जाएगा। फिर ये देखो पुलिस रिमांड और ट्रांजिट रिमांड, ट्रांजिट रिमांड दूसरी स्टेट के लिए और पुलिस रिमांड में तो वहीं उसी स्टेट में वो रहेगा व्यक्ति, कितने दिन के लिए रिमांड में भेजा उसको, ठीक है। ये एक मामला भी मेंशन किया गया है कि वर्तमान में दिशा रवि मामले में, दिशा रवि एक पर्यावरणविद है, तो एक केस था उसके बारे में हमें अभी फ़िलहाल हमें करंट केस से संबंधित रहना है। तो मनीष कश्यप के केस में यह हुआ है कि ट्रांजिट रिमांड देख ली, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट देख लिया। आपका क्या मानना है कि ऐसे किया जाना चाहिए? क्योंकि अगर आप देखोगे करंट सिनेरियो में तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको ऊपर एनएसए लगाया गया जो कि विवेकहीन है, अगर औचित्यपूर्ण रहा है। तो आपका क्या कहना है? तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ ग्रेट डे।